अरे बहू, ओ बहू, अरे तू क्या कर रही है बहू? मैं कब से तुझे बुला रही हूँ। हाँ माँ जी बोलिए, आप मुझे बुला रहे थे क्या? अरे बहू, तेरे ससुर जी अपने कमरे में अभी अभी उठ कर बैठे हैं, तो तू जल्दी से उनके लिए सूप बना दे और तू जाकर उनको कमरे में ही दे आ। माँ जी मैंने तो कब का सूप बनाकर पापा जी को दे भी दिया और पापा जी तो सूप पी करके सो भी रहे हैं। अच्छा, तूने सूप दे दिया, मुझे पता भी नहीं चला। तो फिर तू ऐसा कर ना बहू कि तू मेरे लिए 1 कप चाय बना ला। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। और हाँ बहू, तू अपने ससुर जी से भी पूछ लेना, पता नहीं वो पेंगे भी कि नहीं। जी माँ जी, पूछ लूंगी। इनके घुटने का ऑपरेशन भी हो गया और मेरी बेटी अभी तक अपने पापा से मिलने ही नहीं आई। इस बार इसके ससुराल में भला ऐसा क्या हो गया जो मेरी बेटी अभी तक नहीं आई। लेकिन घर में तो मेरे दामाद और बेटी ही तो रहते हैं, और फिर भी मेरी बेटी अभी तक हम लोगों से मिलने क्यों नहीं आई। तुम कैसी हो माँ? लो ये देखो बेटा, मैं अभी तेरा ही तो नाम ले रही थी और बेटा उतने में तू आ भी गई। बेटा तू 100 साल तक जिएगी। अरे माँ, आप मुझे इतनी लंबी आयु का आशीर्वाद मत दो, मैं भला अकेले ही इतना लंबा जी करके क्या ही करूँगी। अरे बेटा, हर माँ बाप के लिए उनके बच्चों की ना लंबी आयु होनी ही चाहिए और उन्हें इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बैठना बेटा, तू खड़ी क्यों है? वैसे बेटा, इस बार तूने आने में इतना लेट क्यों कर दिया? बल्कि जो पिछली बार मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था तब तो तू दौड़ी दौड़ी मेरे पास आ गई थी और बिना बोले ही हॉस्पिटल में चली गई थी। लेकिन बेटा, इस बार तो मैं हॉस्पिटल में तेरा इंतजार ही करती रही कि अब मेरी बिटिया आएगी, अब आएगी, लेकिन बेटा तू तो आई ही नहीं। अरे माँ, उस समय मैं घर में अकेली थी ना, तो मैंने जैसे ही आपकी आंखों के ऑपरेशन के बारे में सुना तो मैं वैसे ही दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल आ गई थी। लेकिन माँ, इस बार मेरे घर में मेरी सास आई हुई है और मेरी सास कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगी, तो इसीलिए माँ आजकल करते करते देखो इतना टाइम निकल गया। वैसे माँ, पापा हॉस्पिटल से तो आ गए हैं ना? अरे हाँ बेटा, आ गए हैं, बल्कि तेरे पापा को कितने दिनों से तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ, मैं पहले जाकर पापा से मिल लेती हूँ। अरे नहीं बेटा, अभी तू कुछ देर रुक जा, अभी तेरे पापा सूप वगैरह पी करके आराम कर रहे हैं, तो बेटा अभी तू उन्हें थोड़ा आराम करने दे। अच्छा ठीक है माँ, अभी मैं रुक जाती हूँ। वैसे बेटा, जब तू इतने दिनों के बाद आई है तो तू 1 सप्ताह तो रुक करके ही ना जाएगी ना? अरे नहीं माँ, मैं भला कहाँ रुक सकती हूँ, मैं अभी तो आपको बताया है ना, मेरी सास कुछ दिनों के लिए हम लोगों के साथ रहने के लिए आई हुई है, तो अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगी तो क्या मेरी सास मुझ पर गुस्सा नहीं करेगी क्या? अरे बेटा, क्या तेरी सास को इस बारे में नहीं पता है कि अभी तेरे पापा के घुटनों का ऑपरेशन हुआ है? तो क्या तेरी सास कुछ दिनों के लिए खुद से खाना बनाकर नहीं खा सकती है और साथ में अपने बेटे को भी खिला लेती? अरे माँ, अगर मेरी सास 2 दिन खुद से खाना बना करके खा लेना तो मेरे लिए तो वही काफी है। देख बेटा, इस बार तो मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। अरे बेटा, अब जब तू अपने पापा को देखने आ ही गई है तो तू केवल 2-4 दिन रुक करके ही जाना। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे दामाद जी से बात कर लूंगी, अगर वो हाँ बोलेंगे तो ही मैं रुकूंगी, नहीं तो फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना। नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी सास से ही बात कर लेती हूँ। अरे बेटा, तू सास से क्या ही बात करेगी, तू मुझे फोन लगा कर देना, मैं तेरी सास से बात कर लूंगी। अरे दीदी, आप आ गए। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। आप कैसे हो दीदी, और आपके घर में सब ठीक है ना? अरे भाभी, सब कुछ बिल्कुल मस्त है। अच्छा बताइए दीदी, चाय पेंगे की या फिर कॉफी? अरे भाभी, आप मेरे लिए ना चाय ही बना कर ले आइए, मैं चाय ही पीऊंगी। ठीक है दीदी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाई। वैसे माँ, भाभी बहुत ही अच्छी है। भाभी कैसे एक पैर पर खड़ी होकर घर के सारे काम करती है? अरे बेटा, वो इस घर की बहू है, अगर वो इस घर के काम नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? वही तो ना सारे काम करेगी। हाँ वो तो है माँ, लेकिन जो भी हो माँ, भाभी अपना पूरा फर्ज निभा रही है। अरे बेटा, भला वो क्यों नहीं करेगी? वो इस घर की बहू जो है, इस घर को संभालना तो उसका फर्ज है। अरे बहू को हो आई है क्या? हाँ पापा जी, दीदी अभी ही आई हैं। माँ देखो, मुझे पापा बुला रहे हैं, मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, जा मिल ले। जब भी कुहू बिटिया आती है ना तो घर में रौनक ही हो जाती है और मन बहुत ही खुश हो जाता है। सुनो काजल, मैं ना बहुत ही थका हुआ हूँ, जरा तुम मेरे लिए 1 कप कॉफी बना कर ले आओ। अरे आप कब आए जी, और आपको क्या हुआ?
आप मुझे इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अरे यार अब मैं क्या ही बोलूं, आजकल कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? भला आखिर ऐसा क्या हो गया? अरे काजल तुम तो जानती हो ना कि अभी अभी जो पापा के घुटनों का ऑपरेशन करवाया है तो उसमें अच्छे खासे पैसे लग गए हैं। जो हमने भविष्य के लिए थोड़ा बहुत पैसे बचा कर रखे थे वो सब तो मैंने पापा के घुटनों में ही लगा दिए। और जब पिछली बार भी हमने कुछ पैसे जमा करके रखे थे तो उस समय माँ की आंखों के ऑपरेशन में और गोलू के एडमिशन में चले गए। और तुम्हें तो पता ही है ना काजल की मेरी जॉब में भी कितनी परेशानी हो रही है। और ऊपर से आज मेरे कंपनी से 8 लोगों को निकाला गया है क्योंकि उन सभी की सैलरी बहुत ही ज्यादा थी। अब मुझे भी बहुत ही टेंशन हो रही है क्योंकि मेरी सैलरी भी तो ज्यादा ही है, तो कहीं कल को मेरा ही नंबर ना लग जाए। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? आप अपने मुंह से केवल शुभ शुभ ही बोलिए ना। अगर आपकी जॉब चली जाएगी तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? और वैसे भी अभी अभी तो पापा जी के घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए पापा जी को अभी अच्छा खान पान तो देना ही पड़ेगा ना। वही तो बात है ना काजल, मैं वही बात सोच सोच के तो बहुत ही परेशान रहता हूँ। आज ही तो मेरे सामने मेरी कंपनी वालों ने 8 लोगों को निकाल दिया। मुझे तो बस उसी समय से ही टेंशन होने लगी। आप ऐसे मत बोलिए जी, बल्कि आप में तो बहुत ही टैलेंट है। आपको भला कौन निकाल सकता है? अरे कुछ भी हो सकता है काजल, किसी भी कंपनी में कोई किसी का टैलेंट नहीं देखता है। अगर कोई कुछ देखता है तो केवल उसका ज्यादा एक्सपीरियंस ही देखा जाता है। तो ऐसे में कम एक्सपीरियंस वाले को रख लेते हैं क्योंकि ज्यादा वाले को ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है ना, और कम एक्सपीरियंस वाले को कम सैलरी देनी पड़ती है। ये तो सभी कंपनियों के रूल है। इसलिए ही मैंने कितनी बार सोचा है कि मैं खुद का ही कोई बिजनेस कर लेता हूँ ताकि हमें घर चलाने की और हमें हमारे भविष्य की कोई चिंता ही नहीं होगी। लेकिन देखो कि मेरी किस्मत कैसी है, जब भी मैं कुछ बिजनेस शुरू करने की सोचता हूँ तो हमेशा ही घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके चक्कर में मैं आज तक कुछ भी नहीं कर पाया। आप ऐसे उदास मत होइए ना जी। अभी आपको कंपनी वालों ने निकाला तो नहीं है ना। आप आराम से बैठिए और इतनी टेंशन मत लीजिए। मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। ठीक है काजल, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बल्कि मुझे तो अपनी इस परेशानी का कोई हल दिखाई ही नहीं दे रहा है। और माँ बाप का तो हर तरफ से ख्याल रखना मेरा ही कर्तव्य है ना। माँ बाप की परेशानी को भी देखना तो बहुत ही जरूरी था ना। पापा के घुटनों का ऑपरेशन भी तो करवाना जरूरी था क्योंकि पापा अपने घुटनों को लेकर कितने परेशान थे। और माँ भी तो अपनी आंखों से बहुत ही परेशान थी, तो उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाना भी तो बहुत ही जरूरी था। पापा अब आप कैसे हो? आप ठीक तो है ना? अरे कुहू बेटा तू कब आए? मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रहा था। पापा मैं बस अभी अभी ही तो आई हूँ। वो अभी माँ से बातें ही कर रही थी कि आपकी आवाज सुनकर के मैं दौड़े दौड़े यहाँ आ गई। बेटा तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ पापा सब ठीक है। ठीक है बेटा, जा अब तू आराम कर। अब मुझे भी थोड़ा आराम करने दे। बेटा तेरे से मिलने की बहुत ही इच्छा हो रही थी। पापा आप कुछ खाएंगे क्या? अरे नहीं बेटा, अभी अभी तो बहू ने सूप पिलाया है और अभी वो ये चाय वगैरह पिला करके चली गई, तो बेटा अभी मेरा पेट भरा हुआ है, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बेटा तू कुछ दिन यहाँ रुकेगी ना? हाँ पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं रुकूंगी। आप जब बोल रहे हैं तो 1-2 दिन तो रुक करके ही जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू रहेगी तो मेरा मन भी खुश रहेगा कि हाँ मेरी बिटिया मेरे आसपास में ही है। हाँ ठीक है पापा। बेटा कुहू, हाँ माँ। बेटा तू यहीं पे चाय नाश्ता करेगी कि बाहर हॉल में करेगी? अरे माँ मेरा तो पापा के पास बैठकर ही चाय नाश्ता करने का मन था, लेकिन हम अभी पापा को थोड़ा आराम करने देते हैं और मैं बाहर हॉल में बैठकर ही चाय नाश्ता कर लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरी भाभी को बोल करके आती हूँ। हाँ ठीक है माँ। फिर दूसरे दिन, अच्छा ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा इस बार तो तू केवल 2 ही दिन में अपने ससुराल वापस जा रही है। बेटा मुझे तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। अरे माँ आप चिंता क्यों कर रही हो? बल्कि माँ आप मुझे जब भी बुलाते हो तब मैं तुरंत ही तो आ जाती हूँ। और वैसे भी माँ आपको तो पता ही है ना कि अभी मेरी सास आई हुई है, तो मैं अभी ज्यादा दिन नहीं रुक सकती। हाँ अगर मेरी सास मेरे घर पर नहीं आई हुई रहती ना, तो मैं कम से कम 1 सप्ताह तो पक्का रुक कर ही जाती। लेकिन अभी जितने दिन तक मेरी सास यहाँ है, मैं उतने दिन तक वही रह लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आती हूँ ना। माँ आप ऐसे उदास मत हुआ करो, ऐसे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बल्कि आप थोड़ा पापा पर ध्यान दो ना। ठीक है बेटा, तू अपने ससुराल पहुँच कर के मुझे फोन कर देना। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है बेटा, तू अच्छे से पहुँच जाना। बाय दीदी।
हाँ ठीक है भाभी, मैं अब चलती हूँ। आप थोड़ा पापा और माँ पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल दीदी, मैं ध्यान दूंगी ना। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जब बेटी घर में आती है तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन बेटी के ससुराल वापस जाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। माँ जी आप ऐसे उदास मत होइए। अगर पापा जी आपको ऐसे उदास देखेंगे तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी दीदी कौन सा दूर रहती है, दीदी का घर तो केवल 2 घंटे की दूरी पर ही तो है। बल्कि आप जब चाहेंगे दीदी आपसे मिलने आ जाएंगे। माँ जी अब आप चलिए और पापा जी के पास बैठिए। ठीक है बहू। फिर कुछ दिनों के बाद, अब आपकी तबीयत कैसी है जी? अरे प्रेमा, अब पहले से तो बेहतर है। बल्कि पहले तो मैं बहुत ही परेशान था। वो तो सही समय पर हमारे बेटे ने मेरे घुटनों का ऑपरेशन करवा दिया और अब मुझे थोड़ा रिलीफ मिल रहा है और जल्दी ही मेरे घुटने बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। अरे मैं तो आपसे कब से बोल रही थी जी कि आप जल्द से जल्द अपने घुटनों का ऑपरेशन करवा दीजिए, लेकिन आप ही ना करते हुए इतने दिन तक टालते रहे। अरे प्रेमा, रूपेश को क्या हुआ? उसने ना ही हमसे कोई बात की और ना ही कुछ बोला, बल्कि ये तो सीधे ही निकल गया। अरे बेटा रूपेश। हाँ जी, क्या हुआ पापा? बेटा तुझे क्या हुआ है? तू अपने ऑफिस से इतना उदास होकर क्यों आया है? बेटा तेरे ऑफिस में सब ठीक तो है ना? आप जाने दीजिए ना पापा, आप मेरे ऑफिस के बारे में जानकर क्या करेंगे? अब जैसा भी है ठीक ही है। अरे बेटा तू ये क्या बोल रहा है? बेटा जो भी बात है तू साफ साफ बोलना। सब ठीक तो है ना? तू इस तरह से उदास क्यों है? अरे बेटा रूपेश, क्या हुआ? तेरे ऑफिस में सब ठीक है ना? नहीं पापा, मेरे ऑफिस में कुछ भी सही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पापा मेरी आज जॉब चली गई है। बेटा तू ये क्या बोल रहा है? हाँ माँ, मैं बहुत दिन से अपनी जॉब को लेकर के बहुत परेशान था। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी कंपनी ने 8 लोगों को जॉब से निकाल दिया, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे मन में कहीं ना कहीं मेरी जॉब को लेकर डर बना हुआ था। मैं फिर भी सोच रहा था कि मेरी जॉब सेफ है, मेरी जॉब सेफ है। लेकिन देखो, मुझे जिसका डर था आज वो हो भी गया। लेकिन बेटा तूने ऐसा होने से पहले कहीं और इंटरव्यू नहीं दिया? बेटा तूने कोई दूसरी जॉब नहीं पकड़ी? पापा भला मैं क्या ही दूसरी जॉब पकड़ता? आप तो जानते ही हैं ना कि जिसकी जितनी ज्यादा सैलरी हो जाती है तो उसे जॉब मिलने में भी वैसी ही दिक्कत होती है। अरे बेटा तो फिर तू क्या करेगा? ऐसे थोड़ी ना जिंदगी काटी जाती है। पापा मैं अपना खुद का कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कि जिससे मैं कोई बिजनेस कर सकूं। पापा अगर मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लेता ना तो मुझे इतनी दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ता। बेटा बात तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है, और वैसे भी इस बार मेरे घुटनों में भी तेरे काफी पैसे लग गए। बेटा मैं तेरी पैसों की कमी समझ सकता हूँ कि तुझे पैसों की बहुत ही दिक्कत है। पापा आप तो सब कुछ जानते ही हैं, अब आपसे मैं क्या बोलूं? कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले। हमारी जो गांव की जमीन है ना, हम उसे बेच देते हैं, और वैसे भी वहाँ तो हम लोग रहते नहीं है। अगर वो जमीन बिक जाएगी तो उसके जो भी पैसे आएंगे उससे बेटा तुझे जो भी बिजनेस करना है तो तुम अपना बिजनेस शुरू कर लो। क्या पापा ये सही रहेगा क्या? अरे हाँ बेटा, वैसे भी अब उस जमीन पर तो हम कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि अब हम खेती बाड़ी तो करते ही नहीं हैं। जो भी है अब हम लोग शहर में ही तो रह गए हैं ना। और बेटा अब तेरा इतना नुकसान भी चल रहा है, ऊपर से बेटा तुझे जॉब भी मिल नहीं रही है। वैसे भी बेटा तू बिजनेस करने के लिए 2 साल से प्रयास कर रहा है, लेकिन पैसों की वजह से शुरू ही नहीं हो पा रहा है। और वो जमीन भी तो ऐसे ही पड़ी हुई है। तो बेटा तू उसे बेच दे, और उसे बेच करके जो पैसे आएंगे उससे तू अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे। थैंक यू पापा, आपने तो मेरा बहुत ही बड़ा बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं बेटा, भला इसमें थैंक यू किस बात का, क्योंकि बेटा ये सब कुछ तो तेरा ही है ना। लेकिन हाँ बेटा, मैं तुझे इतना जरूर बोलूंगा कि तू उस जमीन को बेचेगा तो सही, लेकिन बेटा तुझे जो भी बिजनेस करना होगा तो तू थोड़ा ध्यान से और सोच समझ कर ही करना। कहीं ऐसा ना हो कि सारा पैसा डूब ही जाए। हाँ पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको कामयाब होकर दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, अब तू जा और आराम कर। बेटा मैं तेरे चेहरे पर ऐसे ही मुस्कान देखना चाहता हूँ, बल्कि कुछ दिनों से तो तेरे चेहरे की मुस्कान ही गायब हो गई थी। मैं तो सोच ही रहा था कि जरूर मेरे बेटे की लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन बस मैंने तेरे से पूछा नहीं था। जा बेटा जा, तू आराम कर, और बहू जा बेटा चाय बना कर दे। जी पापा जी। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? अरे क्या हुआ प्रेमा? आप जरा मुझे एक बात बताए कि जो आप ये गांव वाली जमीन बेचने की बात कर रहे हैं,
हमारी उस जमीन पर केवल हमारे बेटे का ही थोड़ी ना हक है। क्या मेरी बिटिया का उस पर कोई हक नहीं है जी? अरे क्या प्रेमा, तुम भी क्या बात कर रही हो? हमारी बेटी तो अपनी जगह अपने घर में सेटल है और दामाद जी तो अच्छा खासा कमा रहे हैं, उनका भी तो घर प्रॉपर्टी है ना। अरे नहीं जी, जब सरकार ने बेटा बेटी को बराबर हक देने के लिए बोला है कि दोनों को ही बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, तो हम लोग माँ बाप होके अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों करेंगे? मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है जी। अरे प्रेमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं जो भी बोल रही हूँ ना, सब ठीक ही बोल रही हूँ। बल्कि अब आप ये बताइए कि आप सारा हिस्सा अपने बेटे के नाम कर देंगे और अपनी बेटी के नाम कुछ भी नहीं करेंगे। अरे प्रेमा, मैं बोल रहा हूँ ना कि हमने अपनी बेटी के लिए सब कुछ तो किया है। हमने उसकी इतने अच्छे घर में शादी की है और हमने उसकी शादी में कितना खर्चा किया था और हमने उसके ससुराल में लेने देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, बल्कि हमने तो उसे जरूरत से ज्यादा ही दिया है। और दामाद जी के पास भी तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी धन दौलत भी तो है। अरे उसके ससुराल में कितना भी हो जी, लेकिन उसका उसके मायके में भी तो हक बनता है ना। अरे प्रेमा, तुम ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। नहीं जी, मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, बल्कि उसमें मेरी बेटी का भी हिस्सा होना चाहिए। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लगता है मुझे अपने बेटे को बोलना ही पड़ेगा कि वो अपनी बहन को फोन करके बुलाए। और हाँ, वैसे भी जब पेपर्स पर साइन होंगे तो उसमें तो मेरी बिटिया का भी तो सिग्नेचर लगेगा ही, तो उसी समय मैं कहूँ को सब समझा दूंगी। फिर दूसरे दिन। अरे ये तो भैया का फोन है। हेलो, नमस्ते भैया। भाई आज तो आपने बहुत दिनों बाद फोन किया, और घर में सब ठीक है ना? अरे खुश रहो खुश रहो। हाँ कहूँ, यहाँ पर सब ठीक है। वो कहूँ, मैंने तुम्हें घर पर आने के लिए फोन किया है। क्यों, क्या हुआ भैया? अभी अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं आई थी, तो फिर आप मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हैं? अरे कहूँ, वो बात ऐसी है कि जो हमारी गांव वाली जमीन है ना, और उस जमीन को हम बेच रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हारे साइन की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। इसलिए माँ बोल रही थी कि कहू को जल्दी से जल्दी बुला लो। भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? भला हमें अपनी गांव की जमीन बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे कहू, वो मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है ना, तो इसीलिए पापा ने बोला कि हम वो जमीन बेच देते हैं और उससे जो भी रकम आएगी उससे तुम अपना बिजनेस शुरू कर लेना। बस इसलिए मैं उसे बेचना चाह रहा हूँ। अरे भैया, अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए जमीन बेचने की क्या जरूरत है? आपने अपने पास कुछ जमा पूंजी भी तो जमा करके रखी होगी ना, तो आप उससे अपना बिजनेस चालू कर लीजिए। अरे भैया, बल्कि सभी लोग तो ये पुश्तैनी चीजें संभाल कर रखते हैं, लेकिन भैया आपको ये जमीन बेचने का दिमाग में कहाँ से आ गया? और वैसे भी भैया, अभी हमारे माँ पापा जिंदा बैठे हैं, तो जब आप उनके ही सामने उनकी ये जमीन बेच दोगे तो भला क्या उन्हें ये देखना अच्छा लगेगा? अरे कहू, पापा और माँ दोनों ही उसे बेचने के लिए बोल रहे हैं, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ। क्या माँ पापा खुद ही बोल रहे हैं? अरे हाँ कहू, तो इसलिए तुम कल आ जाना। अरे कोई बात नहीं भैया, मैं आकर साइन कर दूंगी। और वैसे भी भैया, मुझे उससे क्या ही करना है, आप जानिए या माँ और पापा जाने, भला मुझे क्या है। तो फिर ठीक है कहू, तुम कल आ जाना। ठीक है भैया, मैं कल इनके ऑफिस जाने के बाद आ जाऊंगी। और अगर तुम्हें लेट हो गया ना, तो तुम सीधे कोर्ट ही पहुँच जाना। अरे नहीं नहीं भैया, मैं घर ही पहुंच जाऊंगी, बल्कि कोर्ट तो आप ही चले जाना, भला मेरी वहाँ क्या जरूरत है। और अगर मेरी वहाँ जरूरत होगी भी तो आप मुझे फोन करके बुला लेना, मैं तब तक तो माँ और पापा के पास ही रहूंगी। अच्छा ठीक है कहू, तुम कल पहुँच जाना। अरे ये माँ और पापा को पता नहीं क्या हो गया है, ये लोग तो गांव वाली पुश्तैनी जमीन बेचने की बात कर रहे हैं और सब कुछ भैया के नाम करने के लिए बोल रहे हैं। ये मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे जाकर माँ और पापा से बात करनी ही पड़ेगी। फिर दूसरे दिन। माँ। अरे कुहू बेटा, तू आ गई। चलना बेटा, हम मेरे रूम में चलते हैं। अरे माँ, लेकिन भाभी कहाँ है? भाभी कहीं भी नहीं दिख रही है। अरे बेटा, तेरी भाभी अभी नहा रही है। वो अभी अभी किचन से खाना बनाकर निकली थी, तो बोल रही थी कि माँ जी बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ माँ, गर्मी तो बहुत ही हो रही है, लेकिन माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल ना बेटा, क्या बात है? माँ वो ना, कल मेरे पास भैया का फोन आया था। हाँ बेटा, तेरे भाई को मैंने ही फोन करने के लिए बोला था। अरे माँ, आप जरा मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों को हमारे गांव वाली जमीन बेचने की इतनी भी क्या जल्दी है, और अचानक से ये जमीन बेचने की जरूरत भी क्या पड़ गई? अरे माँ, अभी आप दोनों जिंदा हो और स्वस्थ भी हो,
फिर उसके बावजूद भी आपको अपनी जमीन बेचने की क्या जरूरत है? और जरा आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम करवाने की क्या जरूरत है? अरे माँ, मुझे भी पता है कि ये सब कुछ भैया का ही है और आखिर में ये सब भैया को ही देना है, लेकिन माँ इन सब चीजों का भी कोई समय और तरीका होता है। आप इतनी जल्दी सब कुछ भैया के नाम क्यों कर रहे हैं? बल्कि माँ, मुझे तो ये सब गलत लग रहा है, बस इसलिए ही मैं आपसे बोल रही हूँ। और कल भैया का मुझे फोन आया था कि कल सुबह सुबह आकर के तुम साइन कर देना, और मैंने तो भैया को बोल दिया था माँ कि मैं आ जाऊंगी। और मैं साथ में भैया को ये भी बोल दिया था कि मुझे अपने मायके से कुछ भी नहीं चाहिए और मैं कल वहाँ आकर साइन कर दूंगी। लेकिन माँ, मुझे ये बात तो समझ में नहीं आ रही है कि आप इतनी जल्दी सब कुछ भैया के नाम पर क्यों कर रहे हैं। बल्कि माँ, मैंने तो भैया पर गुस्सा भी किया था कि भैया आपको इतनी जल्दी ये सब करने की क्या जरूरत है। तो माँ, भैया ने ही मुझे बताया था कि माँ और पापा ही बोल रहे हैं, इसलिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। माँ, जरा आप मुझे एक बात बताओ कि आपको इतनी जल्दी सब कुछ भैया के नाम करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, अब तू बोलती ही जाएगी, तू कम से कम मेरी भी बात तो सुन ले। अरे अरे माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कोहू बेटा, तू जरा मुझे ये बात बता कि तूने ये कैसे सोच लिया कि ये सब कुछ केवल तेरे भाई का ही है? अरे बेटा, क्या तूने इस घर में जन्म नहीं लिया है? देख बेटा, मैं तेरे से जो बोल रही हूँ तू उस बात को साफ साफ सुन ले और समझ ले। अभी तेरी भाभी जब नहा कर आ जाएगी ना, तो मैं उसे कुछ भी कह नहीं पाऊंगी। देख बेटा, मैं और तेरे पापा अपने मुंह से कुछ नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि बेटा तेरे भाई की जॉब चली गई है, तो वो अपना खुद का कोई बिजनेस करने के लिए सोच रहा था। इसलिए तेरे पापा ने बोला कि हमारी जो गांव की वो जमीन है तो उसे बेच दो और बेच के अपना बिजनेस शुरू कर लो। तो बेटा, तेरा भाई गांव की जमीन बेचकर अपना बिजनेस शुरू करेगा। वो बात तो ठीक है कि तेरा भाई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन बेटा वो जमीन के पैसों में से तुझे कुछ थोड़ी ना देगा। तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है ना माँ कि आप लोग भैया को अपना खुद का बिजनेस करने के लिए बोल रहे हैं और आप लोग भैया की बिजनेस करने में मदद भी कर रहे हैं। अरे बेटा, तेरे पापा भी यही बोल रहे हैं कि बेटा तू जमीन बेच के अपना बिजनेस शुरू कर ले, लेकिन मैंने तेरे पापा से बोला कि हमारा बेटा जमीन बेचकर अपना बिजनेस तो शुरू कर लेगा, लेकिन भला हमारी बेटी का क्या? बेटा, इस घर पर तेरा भी तो हक है ना। देख बेटा, यहाँ पर जो भी कुछ है ना, उसमें तुम दोनों भाई बहन का आधा आधा हक होना चाहिए। आधा तेरे भाई का होगा और आधा तेरा होगा। देख बेटा, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो मैं अपने बेटे और बहू की नजर में बुरी बनूंगी। बस इसीलिए ही मैं तुझे अकेले रूम में लाके समझा रही हूँ। तो बेटा, तू मेरी बातों को अच्छे से समझ। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब तो भैया भाभी का है। तो माँ, तुम्हें जो भी कुछ करना होगा वो लोग अपने आप करेंगे ना। माँ, मुझे ये हिस्सा ये सब की क्या जरूरत है? अरे बेटा, तू ये क्या बोल रही है? अरे बेटा, आखिर तेरा भाई इसका क्या करेगा और तेरी भाभी भी इसका क्या करेगी? बेटा, ये तेरे पापा की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है और मैं तेरे भाई की कमाई में से थोड़ी ना कुछ देने को बोल रही हूँ। मैं तेरे पापा की कमाई में से दे रही हूँ और तू पता नहीं कैसी बातें कर रही है। अरे बेटा, तू जरा मेरी बात ध्यान से सुन। हर माँ को बेटे से ज्यादा बेटी ही अच्छी लगती है, तो फिर बेटा मैं तुझे क्यों नहीं दूं? तेरे पापा ने अपने खून पसीने की कमाई से ये सारी प्रॉपर्टी बनाई है, तो फिर इस पर आधा हक तो तेरा ही होगा ना। देख बेटा, हम लोग वैसे माँ बाप नहीं है कि जो सब कुछ केवल अपने बेटे पर ही अब कुछ लुटा देंगे। और सुन बेटा, आज तो हम लोग दोनों जिंदा हैं, तो इसलिए तू आ रही है, या तो फिर हम लोग तुझे बुला लेते हैं तो तू आ जाती है। और बेटा, कल को जब हम लोग नहीं रहेंगे तो क्या उस समय ये तेरी भाभी तुझे अपने मायके बुलाया करेगी? अरे बेटा, वो तो इतनी तेज है ना कि वो उस समय सारी प्रॉपर्टी पर अकेली ही ऐश करेगी। अरे बेटा, उस समय तुझे यहाँ बुलाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन माँ, इन सब पर इनका ही तो हक है। अरे क्या बेटा, उसका क्या हक है? अरे बेटा, इस घर पर तेरा हक नहीं है क्या? आज मैं जिंदा हूँ तो मैं तुझे यहाँ बुला रही हूँ, और जब मैं कल नहीं रहूंगी तो क्या तेरा भाई और तेरी भाभी तुझे बुलाएंगे? वो तुझे यहाँ कभी भी नहीं बुलाएंगे। बता ना बेटा कि तू फिर मायके में आकर के किसके घर में रुकेगी? बेटा, तब तुझे तेरे मायके में कौन बुलाएगा? बल्कि बेटा, उस समय अगर तेरी खुद की प्रॉपर्टी रहेगी ना, तो उस समय तुझे कोई बुलाए या ना बुलाए, तब तुझे कोई टेंशन ही नहीं रहेगी।
देख बेटा, ये सब तेरे पापा की मेहनत की कमाई है, तो इसमें तेरा आधा हिस्सा तो तुझे मिलना ही चाहिए ना। देख बेटा, ये तेरे भाई की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि तेरे पापा की है, इसलिए इसमें तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है और तुझे अपने हक के लिए बोलना ही पड़ेगा। देख बेटा, तू अपनी भाभी को बुला करके अब कुछ बोल दे, बल्कि तू अपने भाई को सीधे कुछ भी मत बोलना, क्योंकि मैंने भी नहीं बोला है और तेरे पापा ने भी कुछ नहीं बोला है। तो मैंने ही सोचा कि जब हम अपनी जमीन बेच ही रहे हैं तो मैं अपनी बेटी को बुला करके उसमें से उसका आधा हिस्सा दिलवा दूं। अरे बेटा, आखिर तू इस घर की बेटी है। देख बेटा, मुझे अपनी बहू से अच्छी अपनी बेटी लगती है, इसलिए ही बेटा मैं आधा हिस्सा तेरे नाम पर करना चाहती हूँ। सही में माँ, आप बिल्कुल सही तो बोल रही हो। आपने भैया से इस बारे में बात की थी क्या? अरे नहीं बेटा, मैंने इस बारे में तेरे भाई से कोई बात नहीं की। मैंने तो तेरे भाई से केवल इतना ही बोला है कि तू कुकू को बुला करके उसे सिग्नेचर करवा ले। मेरी तेरे भाई से बस इतनी ही बात हुई है। और वैसे भी बेटा, अब तो ये कानून बना हुआ है और देख, आजकल तो सब बेटियां अपने मायके में आकर के अपना अपना हिस्सा ले रही हैं, बल्कि तू एक अकेली कोई अनोखी थोड़ी ना है। अरे ये तो अब गवर्नमेंट ने ही कानून बनाया है, अगर भाई हिस्सा लेगा तो भला तू क्यों नहीं लेगी? आप बिल्कुल सही बोल रही हो माँ। भैया क्या सोच रहे थे कि कहूँ उस पेपर पर आसानी से साइन कर देगी और उसके बाद सारा कुछ मेरा हो जाएगा। अरे हाँ बेटा, तेरा भाई वही तो सोच रहा है। बेटा, अगर तूने आज उन पेपर्स पर साइन कर दिया ना, तो कल का कोई भी गारंटी नहीं है। फिर तो बेटा हम लोगों के तो जीते जी हाथ बंध जाएंगे, तब तो हम लोग तुझे कुछ भी नहीं दे पाएंगे। और बेटा, अगर इसमें तेरा भी हिस्सा रहेगा ना, तो तू आराम से यहाँ आकर के रह पाएगी। तुझे अपने भाई और भाभी की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। अरे बेटा, जब गवर्नमेंट ने खुद ही कानून बनाया है तो फिर भला इसमें दिक्कत क्या है और इसमें डरने की क्या बात है? तू अभी जाकर अपनी भाभी को बोल दे और तेरी भाभी तेरे भाई को फोन करके बोल देगी। अरे माँ, मुझ में तो इतना दिमाग ही नहीं था। आप सही बोल रही हो माँ। जब इस घर में मेरा भी बराबर का हिस्सा है तो फिर भला मैं क्यों नहीं लूँ? अरे वही तो बात है ना बेटा, जब तूने भी इस घर में जन्म लिया है तो इसलिए यहाँ की हर चीज पर तेरा बराबर का हिस्सा है। ठीक है माँ, मैं अभी भाभी को इशारा कर देती हूँ। मैं जानती हूँ माँ की भैया को तो बहुत ही गुस्सा आने वाला है। अरे बेटा, अगर आता है तो आने देना, तू पहले अपना आधा हिस्सा अपने नाम कर ले। और हाँ बेटा, तू मेरा नाम तो बिल्कुल भी मत लेना कि मैंने ही तुझे ये सब बताया है। अरे नहीं नहीं माँ, मैं भला आपका नाम क्यों लूंगी? मेरे में इतनी तो अकल है, मैं अपने माँ बाप को ऐसे ही क्यों फंसाऊंगी? अरे वही तो बात है ना बेटा, तू इतनी पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो तू बोल देना कि ये तो कानून में है, तो मैं भी आधा हिस्सा लूंगी। अरे ठीक है माँ, आप टेंशन मत लो, अब मैं सब कुछ कर लूंगी। भाभी भाभी, अरे भाभी, अब आप अभी जाए ना, कोर्ट जाने का समय हो रहा है। आ रही हूँ दीदी, आ रही हूँ। अरे भाभी, आपको पता है ना कि आज हम कोर्ट जाने वाले हैं और आप हैं कि इतना लेट कर रहे हैं। आपको पता है ना कि भैया वहाँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आप ये सब काम बाद में भी तो कर सकते थे ना। अब आपका और भी कुछ काम करना बाकी रह गया है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं बाकी का काम वापस आकर ही करूँगी। वैसे दीदी, अब आप यहाँ क्यों बैठ गए? आपको चाय वगैरह पीनी है क्या? अरे भाभी, चाय वाय छोड़िए, पहले आप यहाँ बैठिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे दीदी, मेरे से आपको क्या बात करनी है? अरे भाभी बैठिए तो सही। हाँ बोलिए दीदी। देखिए भाभी, अभी हम लोग कोर्ट जाने वाले हैं और अगर मैं वहाँ जाकर कुछ भी बोलूँगी ना, तो भैया वहीं पर मुझे आंखें दिखाने लगेंगे, इसीलिए मैं पहले ही आपको यहाँ पर ही बोल रही हूँ। अरे दीदी, भला आपके भैया आपको आंखें क्यों दिखाएंगे? दीदी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने ऐसा सोच भी क्यों लिया कि आपके भैया आपको आंख दिखाएंगे? देखिए भाभी, भैया ने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है ना कि वहाँ कोर्ट में जाकर के मैं साइन कर दूँ। हाँ दीदी, आप तो देख ही रहे हैं ना कि आपके भैया की क्या स्थिति है। इनकी जॉब चली गई है और ये अपना खुद का ही बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो हर वक्त उनके आगे कुछ न कुछ अड़चन ही आती जा रही थी। तो फिर पापा जी ने ही तो इनको सलाह दी है कि बेटा, तो वो जमीन बेच करके जो भी तुझे बिजनेस करना है वो कर ले। तो फिर वहाँ कोर्ट में तो बेटी का सिग्नेचर चाहिए ना, कि बेटी को इसमें से कुछ भी चाहिए या नहीं चाहिए। बस दीदी, इसीलिए ही आपसे साइन करवाना था। वही ना भाभी, आपसे वही बात करने के लिए तो मैंने आपको यहाँ बिठाया है। देखिए भाभी, मैं आपको साफ साफ लफ्जों में बोल रही हूँ
कि मुझे इसमें बराबर का हिस्सा चाहिए। हमारे गांव में जो जमीन है और जहाँ की जो भी प्रॉपर्टी है, भाभी मैं इसमें बराबर का हिस्सा लूंगी। और भाभी जरा आप मुझे ये बात बताए कि भैया ने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं ऐसे ही कहीं पर भी साइन कर दूंगी और सब कुछ भैया के नाम कर दूंगी। आप मुझे एक बात बताए भाभी कि अगर भैया का एक और भाई होता तो वो भी तो इस प्रॉपर्टी में से जमीन में से आधा हिस्सा लेता ना। इसलिए भाभी मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, मुझे अपना आधा हिस्सा चाहिए तो आधा हिस्सा चाहिए। तो दीदी जब आपके भैया ने आपके पास फोन किया था तो आपने अपने भैया को बताया नहीं था? नहीं भाभी, भैया को मैंने कुछ नहीं बताया। मैं जो भी बता रही हूँ आपको ही बता रही हूँ। आप वहाँ पर जाते ही भैया को सब कुछ अच्छे से समझा दीजिएगा, क्योंकि उनको समझाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो एक दाना भी नहीं छोड़ूंगी, आधा हिस्सा भैया का और आधा हिस्सा मेरा। मैं तो एक सुई का धागा तक नहीं छोड़ूंगी। दीदी ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे भाभी, बल्कि आप ये क्या बोल रहे हैं? आखिर मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ूं? और वैसे भी माँ और पापा के 2 ही बच्चे हैं ना, एक भैया है और एक मैं हूँ, तो मेरा भी तो यहाँ आधा हिस्सा होना चाहिए। और वैसे भी माँ और पापा हम दोनों को बराबर चाहते हैं, तो फिर मैं क्यों अपना हिस्सा क्यों छोड़ूं? जब सरकार यहाँ खुद ही बोल रही है कि भाई बहन का दोनों का बराबर का हिस्सा होगा, तो फिर मैं अपने हिस्से की संपत्ति भैया पर लूटा दूं कि ये सारी संपत्ति भैया की है और मैं कुछ भी नहीं लूं। अरे भाभी, भला ये भी क्या बात हुई? आप लोग तो पूरी प्रॉपर्टी पर ही कुंडली मारना चाह रहे हैं। अरे नहीं दीदी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपका इस घर की संपत्ति पर हक है तो आपको कोई मना नहीं करेगा। हाँ, तो मेरा हक है और मैं अपना हिस्सा लूंगी। और ये मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि हर चीज के 2 टुकड़े होंगे। क्या हुआ भाभी, ये आपके चेहरे की हवाएं कैसे उड़ने लगी? भाभी मैं तो अपना हिस्सा लूंगी तो लूंगी, मैं अपना हिस्सा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, भला मुझे इसमें क्या दिक्कत होगी? भाभी ये मेरे पापा की कमाई है, तो मैं अपने पापा की कमाई में से आधा हिस्सा लूंगी ही। और वैसे भी मैं भैया की कमाई में से थोड़ी ना कुछ भी ले रही हूँ। दीदी आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। क्यों, क्या हुआ भाभी? आपको मेरी बात सुनकर घबराहट हो गई ना? अरे दीदी आप 1 मिनट रुकिए ना, मैं अभी आई। अरे ये लोग तो सब कुछ अकेले ही लेना चाहते थे, ये लोग तो हद ही करते हैं। अरे भला ऐसे कैसे मैं अपना हिस्सा छोड़ दूं? बस दीदी 1 मिनट, हम अभी चलते हैं। ये देखिए दीदी, आप जरा इसे पढ़ लीजिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है। पहले आप ये देख लीजिए, फिर उसके बाद हम कोर्ट में चलेंगे। ये पकड़िए दीदी, पहले आप इसे पढ़ लीजिए और कोर्ट जाकर मैं आपके भैया को भी सारी बात बता दूंगी। अरे भाभी, आप मुझे ये क्या दिखा रहे हैं? ये जो अभी पापा का ऑपरेशन हुआ है, आप उसका सारा हिसाब किताब मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इसमें शायद पापा के ऑपरेशन में 1.5 लाख रुपए लगे हैं, वही तो लिखा हुआ है इसमें। और हाँ, इसमें पिछले साल जो पापा का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, यहाँ उसका भी हिसाब लिखा हुआ है। और इसमें तो माँ की आंख के ऑपरेशन का भी हिसाब लिखा हुआ है। क्या भाभी, आपने तो इसमें सब कुछ लिख रखा है? क्या बात है, वाह क्या बात है भाभी। इस मकान में जो आपने जो भी रिपेयरिंग करवाई है, आपने इसमें उसका भी हिसाब लिख रखा है। अरे ये क्या? अरे भाभी, घर की रिपेयरिंग में 2 लाख रुपए कैसे लग गए? अरे हाँ दीदी, लगेंगे नहीं क्या? ये घर कितना पुराना बना हुआ है और जगह जगह से सीमेंट उखड़कर गिरने लगा था। और हाँ दीदी, गांव वाली जो जमीन थी ना, उस पर भी तो केस चल रहा था और उसमें भी तो बहुत सारे पैसे लगे हैं। और दूसरी बात, उस केस को खत्म करने में भी अच्छे खासे पैसे लग गए थे। आप देखिए ना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो भाभी, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? आप मुझे ये सब हिसाब क्यों दिखा रहे हैं? हमें कोर्ट जाने के लिए देर हो रही है। और वैसे भी भाभी, ये सब दिखाने से मैं अपना हिस्सा थोड़ी ना छोड़ दूंगी। अरे दीदी, मैं चलूंगी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप जो बोल रहे हैं ना कि इस संपत्ति में से मुझे पूरा आधा हिस्सा चाहिए, बस इस कारण ही मैं आपको ये सब हिसाब किताब दिखा रही हूँ। तो दीदी, आपको गांव वाली जमीन पर और यहाँ की सारी प्रॉपर्टी में भी, यानी कि आपको सारी संपत्ति में आधा हक चाहिए। हाँ तो भाभी, चाहिए नहीं क्या? मैं अपना हिस्सा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी भाभी, मैं हर चीज में से आधा हिस्सा लूंगी। अरे दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको आराम से सब कुछ मिलेगा। इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये तो आपका हक है। इसमें से आधा आपके भैया ले लेंगे और आधा आप ले लीजिएगा।
लेकिन दीदी माँ जी में, पापा जी में और वो जमीन में जो भी खर्चा लगा है और इस घर में भी जो रिपेयरिंग में खर्च हुआ है, ये सब में तो आपका भी तो आधा हिस्सा बनता है ना। क्योंकि दीदी ये तो आप ही बोल रहे हैं ना कि मैं हर चीज में आधा हिस्सा लूंगी, तो इसमें भी तो आपका आधा हिस्सा चाहिए ना। अरे भाभी, अब माँ और पापा का इलाज कौन करवाएंगे? ये तो भैया ही ना करवाएंगे ना, बल्कि मैं करवाऊंगी क्या। और वैसे भी वो इस घर के बेटे हैं, इसलिए माँ और पापा का इलाज करवाना तो बेटे का ही हक बनता है, ना कि बेटी का हक बनता है। जो आप मेरे से इसमें से आधा हिस्सा मांग रहे हैं, और मुझे पता है पापा का चेकअप कराने में हर महीने 5 से 7 हजार लगते हैं, तो हर महीने वो तो भैया ही करवाएंगे ना। और भाभी माँ का भी शायद कोई चेकअप चलता है, तो वो सब भी भैया को ही करना है, ना कि मुझे। बल्कि भैया को तो ये सब काम करवाना ही पड़ेगा। अरे दीदी, मैं वही तो बोल रही हूँ ना। अरे क्या भाभी, मैं अपने ससुराल से आकर के माँ और पापा का चेकअप कैसे करवाती फिरूंगी? मेरे पास इन सब का क्या ही टाइम रहेगा। भाभी, आप भी हद कर रहे हैं। अरे दीदी, भला आप कैसे नहीं करेगी? जब आपको पापा जी और माँ जी की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए, तो आपको उनके इलाज में, दवा में, खाना में, बल्कि सब में तो आपका भी तो आधा हिस्सा देना बनता ही है। जब आपको अपने मायके में से आधा हिस्सा चाहिए, तो ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। और हाँ दीदी, मैंने आपको जो हिसाब दिखाया है ना, उसमें से तो आपको आधा हिस्सा देना ही पड़ेगा। और हाँ, माँ जी और पापा जी की बात रही, तो माँ जी और पापा जी में से जो आपको अच्छे लगते हैं, एक को आप अपने साथ अपने ससुराल ले जाए और दूसरे को मैं रखूंगी। एक की सेवा आपको करनी पड़ेगी और दूसरे की सेवा मैं करूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दीदी, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सरकार ने जो कानून बनाया है ना, तो हम लोग उसी पर चलेंगे। और वैसे भी उसका फायदा तो आपको मिलना ही चाहिए, तो आप पूरा फायदा लीजिए ना। और वैसे भी आप जो कुछ भी मांग रहे हैं, आप अपने माँ और पापा की प्रॉपर्टी में से ही तो ले रहे हैं, आप अपने भाई का थोड़ी ना आप ले रहे हैं। और हाँ, एक और बात दीदी, जब आप इस प्रॉपर्टी में से आधा हक आप ले लेंगे, तो जब भी आप अपने बच्चों की शादी करेंगे और शादी का जो भी प्रोग्राम होता है ना, वो इमली घोटाई वगैरह वाला, उसमें हम लोग उतना लेन देन नहीं करेंगे। अरे ये क्या बोल रहे हैं भाभी? अरे हाँ दीदी, जब आप अपना आधा हिस्सा ले ही लेंगे, तो फिर भला हम लोग कैसे करेंगे। और हाँ, बात रही शादी में आने के लिए, वो हम जरूर आएंगे, और हम लोगों की तरफ से जितना बन पड़ेगा वो हम लोग गिफ्ट दे देंगे। और हाँ, मेरी जब इच्छा होगी तो ही मैं आपको यहाँ बुलाऊंगी। मेरे ऊपर ये बोझ बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि मुझे आपको जबरदस्ती किसी पर्व में या किसी त्योहार में आपको बुलाना पड़ेगा। ये मेरे ऊपर टेंशन नहीं रहेगी। जब आप अपने मायके में से अपना आधा हिस्सा ले लेंगे ना, तो फिर आप उसके हिसाब से ही रहिएगा। फिर आपको इधर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने भाई और भाभी से सारी उम्मीदें छोड़ दीजिएगा। और दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम जैसे ही कोर्ट पहुँचेंगे, मैं आपके भैया को समझा दूंगी कि वो आपको जरा सी भी आंख नहीं दिखाएंगे। और दीदी, आपको तो हिस्सा चाहिए तो चाहिए, बल्कि आपका तो पूरा पूरा हक बनता है। लेकिन हाँ, ये जो हमारा पैसा लगा है ना, आपको इसमें से भी आधा पैसा देना ही पड़ेगा। और माँ जी और पापा जी में से आप जिनको भी पसंद करती हैं, आप उनको अपने ससुराल साथ में लेकर जाए, क्योंकि दीदी आपको एक ही सेवा तो करनी ही पड़ेगी। और दीदी, मैं आपसे एक बात और बोल रही हूँ कि आपका भी ससुराल है ना, और आपके ससुराल में भी प्रॉपर्टी है ना। जैसे आज आप अपने मायके से आधा हिस्सा ले लेंगे, बल्कि आप तो मेरी अकेली नंद हो और आपकी तो दो नंदे हैं, तो फिर दीदी आप भी 2 हिस्से देने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आपकी नंदे भी तो आपको देख के अपना हिस्सा लेंगी ही ना। तो फिर देखना दीदी, आपको पीछे हटने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो फिर ठीक है दीदी, हो गया ना हिसाब। अब चलिए हम कोर्ट में चलते हैं, हमें तो आपका हिस्सा देने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाभी, तो ऐसे में मेरे पास क्या ही बचेगा? मेरे ससुराल में जमीन ही कितनी है? ये तो मेरे ससुराल के इकलौते बेटे हैं, और अगर इनकी दोनों बहनें अपना अपना हिस्सा ले लेंगी, तो एक हिस्सा इनका बचेगा। तो फिर भाभी, हमारा क्या होगा? दीदी, ये तो आपके घर का मैटर है ना। आप चाहे नंदों को 1 हिस्सा दीजिए, चाहे 10 हिस्से दीजिए, भला इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। अब उनका जो भी हिस्सा बनता है वो तो लेंगे ही ना, ऐसे तो वो भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दीदी, आप मेरी एक बात जरूर सुन लीजिए। आज आप अपने मायके से हिस्सा लेंगे ना, जब आपकी नंदों को ये बात पता चलेगी ना, तो फिर आपकी नंदे भी तो अपने मायके में आकर के अपना अपना हिस्सा लेंगी। ये भला मैं क्या कर रही हूँ?
भैया के पास तो केवल बस 10 बीघा ही तो जमीन है, उसमें 5 बीघा मुझे मिलेगा और 5 बीघा भैया को। अरे दीदी अब चलिए ना, हम लेट हो रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपको आपका हिस्सा दे देंगे, तो फिर आप इतना सोच क्यों रहे हैं। चलिए कोर्ट चलिए, हमें देर हो रही है। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे भैया और भाभी चाहिए, मुझे मेरा घर परिवार चाहिए, मुझे इस घर से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। पता नहीं भाभी मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई थी। चलिए भाभी हम कोर्ट चलते हैं, मैं साइन कर दूंगी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस ये बोल करके साइन करूंगी भाभी कि मुझे मेरे भैया भाभी का और इस घर का प्यार चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए भाभी चलिए, हम जल्दी जल्दी कोर्ट चलते हैं, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। अरे भाभी मैं ये प्रॉपर्टी लेकर के क्या ही करूँगी, अरे मुझे सारी जिंदगी आप लोगों के पास रहना है, मुझे केवल आप लोगों से स्नेह और प्यार चाहिए। भाभी पता नहीं मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई थी। सॉरी भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी किस काम की जो मेरे मायके से रिश्ता ही टूट जाए, भाई भाभी से रिश्ता ही टूट जाए। मुझे ऐसी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है दीदी, मैं समझ गई, चलिए अब हम कोर्ट चलते हैं। हाँ भाभी अभी चलिए। तो देखा आप सभी ने कि कैसे मेरी सास मेरी नंद को भड़का रही थी। मेरी सास अपनी बेटी को अपने मायके से हिस्सा लेने के लिए उकसा रही थी, और मेरी नंद भी अपनी माँ की बातों में आ गई, और मेरी ननंद मेरे पास आकर घर और गांव की जमीन में हिस्सा मांगने लग गई। लेकिन मेरी सास को और मेरी ननंद को ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था कि उनका बेटा कितनी जिम्मेदारी से अपने सारे फर्ज निभा रहा है, चाहे अपने माँ बाप का इलाज करवाना हो, चाहे घर का बड़े से लेकर छोटा कोई भी काम हो। इनका बेटा अपनी पूरी जिम्मेदारी से सब फर्ज निभा रहा था, लेकिन फिर भी मेरी नंद अपने मायके में बराबर हिस्सा मांगने लग गई। तो फिर इसलिए मुझे मेरी नंद को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया था। तो आपने देख ही लिया है कि मैंने अपनी नंद को कैसे सबक सिखाया। तो फिर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।